हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड दोनों बोर्डों का कोर्स आपको कराया जा रहा है। तो बेटे, हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 11 एग्रीकल्चर के और एग्रोनॉमी की। और एग्रोनॉमी में देखिए टॉपिक से आज हमारा वो है प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय मेन हेडिंग है। इसमें देखिए 3 प्रदूषण हैं, वो हम कंप्लीट पढ़ेंगे। लेकिन बेटे, आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो देखिए, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले देखिए प्रदूषण किसे कहते हैं और प्रदूषक किसे कहते हैं। तो देखो, समझो, पॉइंट टू पॉइंट है। वायु मृदा, वायु का मतलब हवा है, मृदा का मतलब मिट्टी है, जल का मतलब पानी है, आपको पता ही है जल है, H2O जैसे बोलते हैं। वायु मृदा जल के भौतिक, वायु मृदा जल के भौतिक, रासायनिक या फिर जैवीय जैसे बोल रहे हैं। वायु मृदा और जल के भौतिक, रासायनिक या जैवीय अभिलक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन, जो अवांछनीय रूप से परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारकों को हम कहते हैं बेटे प्रदूषक। अब देखिए, आपके सिलेबस में जो दे रखा है वो दे रखा है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। 3 प्रदूषण दिए हैं, प्रदूषण को नियंत्रण के उपाय। लेकिन हम यहाँ पे प्रदूषण पढ़ेंगे तो बिल्कुल कंप्लीट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि जल प्रदूषण होता क्या है, कैसे है, जल प्रदूषण से बीमारियां, इसके बाद जल प्रदूषण के जो स्रोत हैं किस प्रकार से होता है, इसके बाद हम कंट्रोल करेंगे। जल प्रदूषण को नियंत्रण के उपाय हम बाद में समझेंगे। इसके साथ साथ में देखिए, इसके बाद हम वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो देखो, हेडिंग है हमारी यहाँ पे बेटे, वो है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या है आप समझिए। देखो, जल प्रदूषण से हैजा, टाइफाइड, आर्तशोथ, संगड़ी। देखिए, जल प्रदूषण से क्या होता है? हैजा होता है, टाइफाइड होता है, जल अगर दूषित हो जाए तो आर्तशोथ बीमारी, संक्रामणीय रोग आदि रोग हो जाते हैं। घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों के कारण, जो घरेलू तथा औद्योगिक, घरेलू मतलब अपने घर में कूड़ा करकट अपशिष्ट पदार्थ, और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों के कारण नदियों, तालाबों आदि का जल प्रदूषित हो जाता है। जैसे अपने घर में जो कूड़ा करकट होता है, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको नदियों और तालाबों में डाल देते हैं, इससे जल क्या है? प्रदूषित हो जाता है। इसी प्रकार औद्योगिक, जो उद्योग, जो इंडस्ट्री लगी हुई है, उनका भी जो जल है वो कहाँ? नदियों में, नालों के माध्यम से नदियों में प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिससे जो नदियों का जल है वो प्रदूषित हो जाता है। आगे लिखा है, देखिए, समुद्र के तल में जहाजों की दुर्घटना आदि से, समुद्र के तल में जहाजों की दुर्घटना आदि से जो तेल बिखरता है, क्या कह रहा है? जो तेल बिखरता है उससे समुद्री जीवों पर कुप्रभाव पड़ता है। तो ये तो हो गई जल प्रदूषण की बात। अब बेटे, हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं और जल प्रदूषण के को नियंत्रण करने के उपाय कौन से हैं। तो बेटे, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलते हैं बेटे आगे की ओर। अब हम समझेंगे, देखिए, जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत। तो जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत में क्या पढ़ेंगे जिससे जल प्रदूषण होता है। तो देखो, पहली हेडिंग है यहाँ पे औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट में क्या लिखोगे आप? मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको बता रहा हूं कि औद्योगिक अपशिष्ट में आप क्या लिखोगे। देखो, औद्योगिक अपशिष्ट में क्या होता है भाई? औद्योगिक क्या है? कारखाने से रिलेटेड है। कारखाने को से जो निष्कासित सीसा या फिर पारा आदि के कार्बनिक तथा अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो कहाँ पे? नदियों को दूषित कर देते हैं। ये औद्योगिक अपशिष्ट है ना। औद्योगिक का मतलब क्या है? सीधे सीधे आपका लगाना, जो शहर में कारखाने हैं, जो शहर में क्या है बेटे? कारखाने हैं, उन कारखानों से जो अपशिष्ट निकलता है। जैसे अपशिष्ट की बात यह है कि कारखानों से भाई निष्कासित होने पर सीसा निकलेगा, पारा निकलेगा, कार्बनिक तथा अकार्बनिक व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं। उनको कहाँ पे? उनको बेटे निकला हुआ ये कूड़ा कचरा कहाँ डालते हैं? नदियों में। जब ये नदियों में प्रभावित कर देंगे तो जो नदियों का जो पानी है वो कैसा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। तो एक तो आपको ये हेडिंग ध्यान रखनी है, जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है? ये औद्योगिक अपशिष्ट। दूसरा है कृषि आदि में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक कीटनाशक पदार्थ। इससे भी क्या होता है भाई? जल प्रदूषित होता है। किस प्रकार से होता है समझिए। देखो, जब आप कीटनाशक का उपयोग करोगे अपने खेत में
तो उससे क्या होगा भाई, मिट्टी जो होती है खेत की, मिट्टी के साथ साथ जो है कीटनाशक लगाते हो वो मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिल जाने के बाद जैसे ही देखिए बारिश होती है, पेड़ पौधों पे जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो भी कीटनाशक आप लगाते हो वो धुलने के बाद कहाँ चला जाता है, तालाबों या नदियों में। तालाबों और नदियों में पहुंचने पर बेटा वहाँ पे क्या होता है, जल को प्रदूषित कर देता है, जो भी कीटनाशक का हम इस्तेमाल करते हैं। ये आप समझ गए। इसके बाद देखिए अगली जो हेडिंग है वो है पेट्रोलियम उत्पाद। तो पेट्रोलियम उत्पाद है वो किस प्रकार से जल को प्रदूषित कर देता है। आपको पता है भाई, देखो पेट्रोलियम उत्पाद में क्या होगा कि भूमि पर गिरने वाले जो भी पेट्रोलियम पदार्थ होंगे वो बाष्पीकृत होकर कहाँ पहुँचते हैं, वायुमंडल में पहुँचते हैं। कहाँ पे, वायुमंडल में। और जब वायुमंडल में पहुंच जाते हैं तो बारिश होने पर वायुमंडल से पुनः कहाँ पे आ जाते हैं, पृथ्वी पर आ जाते हैं। जैसे हम बात करें एथिलीन, पेट्रोल, डीजल आदि, ये पदार्थ जो है वो वायुमंडल से द्रवित होकर कहाँ आ जाते हैं, जल में आ जाते हैं। तो इससे किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा भाई, तेल जो होगा, तेल जल की सतह पर फैलकर जलीय विलयन को प्रभावित कर देगा। जब ये जलीय विलयन को प्रभावित कर देगा तो जो O2 है यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी होने पर मछलियां व अन्य जलीय जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार से पेट्रोलियम उत्पाद हो गया जल प्रदूषण के स्रोत में। नेक्स्ट है बाह्यतमल पदार्थ। तो बाह्यतमल पदार्थ देखिए किस प्रकार से होगा। जो भी बाह्यतमल पदार्थ होते हैं इनसे बेटा पीलिया, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, आत्रशोथ आदि रोग होने की संभावना रहती है। तो यह भी कहीं ना कहीं जल प्रदूषण के स्रोत है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषक। तो जो रेडियोधर्मी प्रदूषक है बेटा, रेडियोधर्मी प्रदूषक द्वारा प्रदूषित जल से क्या होता है, कैंसर और अनुवांशिक रोग हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे जो हो गए वे स्रोत हो गए, ठीक है। इनकी जो डीपली डिटेल है वो डिटेल आपको नोट्सों में मिल जाएगी। शाम को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स की PDF सेंड कर दी जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो कुल मिला के अगर जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत आए तो स्रोत आपको ये बताना है, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि आदि में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक कीटनाशक पदार्थ, पेट्रोलियम उत्पाद, बाह्यतमल पदार्थ, रेडियोधर्मी प्रदूषक, ये सब क्या हैं, जल प्रदूषण के स्रोत हैं जिससे जल प्रदूषण होता है। अब हम जल प्रदूषण को किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, किस प्रकार से नियंत्रण करेंगे, उसका चलते हैं बेटे आगे की ओर समझते हैं। चलिए बेटे आगे समझिए। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है जल प्रदूषण की रोकथाम। क्या उपाय करोगे जिससे जल प्रदूषण को रोका जा सके। तो देखो फर्स्ट पॉइंट समझिए आप। देखो कूड़े करकट सड़े गले पदार्थों का उचित प्रकार से निस्तारण करना चाहिए। आप कूड़े करकट के लिए और सड़े गले पदार्थों के लिए उचित प्रकार से जब आप उसका निस्तारण करोगे तो जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। ना कि आपको तालाब और नदियों में फेंकना है। जब आप कूड़े करकट और सड़े गले व्यर्थ पदार्थों को अगर तालाब और नदियों में आप डालोगे तो उससे जल प्रदूषण होगा। तो आपको तालाबों के अंदर डालना नहीं है। कूड़े करकट सड़े गले जो व्यर्थ पदार्थ हैं उसको आप उचित प्रकार से उसका निस्तारण करोगे। जब आप ऐसा करोगे तो जल प्रदूषण को रोक सकते हो। नेक्स्ट है अधिकतर विषैले पीड़कनाशियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो भी विषैले पीड़कनाशी हैं, जो भी कीटनाशक हैं, इंसेक्टिसाइड वगैरह हैं, उनको आप विषैले जो ज़्यादातर खतरनाक हैं उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देनी चाहिए। जो भी कीटनाशक हैं बहुत ज़्यादा जहरीले हैं उन पर आप आराम से प्रतिबंध लगा सकते हो। इससे भी जल प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। नेक्स्ट है प्रदूषित तालाबों, कुओं इत्यादि की समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। आपको लगता है कि कोई भी तालाब है वो प्रदूषित है, कोई भी कुआं है वो प्रदूषित है, तो उसकी समय समय पर आप सफाई कर सकते हैं। इससे भी जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है शवों को नदियों एवं अन्य जल स्रोतों में प्रभावित होने पर प्रतिबंध लगाना देना चाहिए। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई जानवर है, कोई मनुष्य है, कुछ भी है, उस मनुष्य की राख जैसे ही मनुष्य का जो सब मरने के बाद जो उसकी राख होती है, हड्डी वगैरह होती है, उसका विसर्जन अपने लोग करते हैं तालाबों और नदियों में, तो वो नहीं करना चाहिए। और जो पशु हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो पशुओं को भी तालाब या नदियों में डाल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। देखो सबों को अगर आप नदियों एवं अन्य जल स्रोतों में प्रभावित करोगे तो इससे भी जल क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्या करना है भाई, प्रतिबंध लगाना है इस चीज़ पर। ऐसा करने पे आपको प्रतिबंध लगाना है जिससे जल प्रदूषण को कंट्रोल आप कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रदूषण कम करने के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं। आधुनिक तकनीकी का आप प्रयोग करोगे जल प्रदूषण को रोकने के लिए। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के औद्योगिक संस्थान। देखिए विभिन्न प्रकार के औद्योगिक संस्थान, मिल, फैक्ट्री और कल कारखाने को जल स्रोत के समीप स्थापित होने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं कि भाई जो संस्थाएं हैं
औद्योगिक संस्थाएं हैं, मिल है, फैक्ट्री है, कल कारखाने हैं। ये अधिकतर नदियों को देख लेते हैं कि आसपास में नदी है, जिससे कि इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकल के आसानी से ये नदियों में, नालों के सहायता से नदियों में प्रभावित कर दें। तो ऐसी जगहों पर ये लगाने से आपको इस पर लगाने से प्रतिबंध लगाना होगा। जो औद्योगिक संस्थान, मिल, फैक्ट्री, कल कारखाने ये जो वगैरह है, ये आपको ऐसे स्थानों पर नहीं लगाना है जहाँ पे नदी या जल स्रोत, कोई भी जल स्रोत है, ठीक है, जल स्रोत से दूर लगाना है। तो भी इससे ये करने पर आप आराम से जल प्रदूषण से छुटकारा पा सकते हैं। तो कुल मिला के ये देखिए पॉइंट है, इन पॉइंटों को आराम से समझिए। इसके लिए आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, आप टेंशन मत लें। जितना भी आपको समझाया जा रहा है बेटे, आप आराम से समझते हुए चलिए। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे, अब हम समझेंगे, अगली हेडिंग है वायु प्रदूषण। तो किस प्रकार से वायु प्रदूषण होता है वो हम समझेंगे, और इसके बाद वायु प्रदूषण के नियंत्रण करने के उपाय भी समझेंगे। देखो बेटे, वायु में ऑक्सीजन, वायु में अगर हम ऑक्सीजन को छोड़ दें तो ऑक्सीजन को छोड़कर किसी भी गैस की सांद्रता संतुलित अनुपात में अधिक होने पर वायु श्वसन के लिए अनुपयोगी हो जाती है। आपने क्या समझा कि भाई जो वातावरण में जो गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, CO2 है, ऑक्सीजन है, अदर गैसेस हैं, इसमें देखो ऑक्सीजन को आप छोड़ दो। अगर आप ऑक्सीजन को छोड़ दोगे तो भाई किसी भी गैस की सांद्रता संतुलित, कैसी सांद्रता, उसकी कंसंट्रेशन संतुलित अनुपात में अधिक होने पर, संतुलित अनुपात से वो अधिक हो जाएगी, तब वायु श्वसन के लिए अनुपयोगी हो जाती है। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं 78% है वायुमंडल में, अगर मैं CO2 की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, तो कितनी है, 0.03% है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन आपको पता है कितना है, 21% है। इसके बाद अदर गैसेस की अगर मैं बात करूं, इसकी अदर गैसेस, तो अदर गैसेस जो वातावरण में है वो कितनी है, 0.07%। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई वायुमंडल में ऑक्सीजन को अगर छोड़ दें तो ऑक्सीजन को छोड़कर किसी भी गैस की सांद्रता संतुलन अनुपात से अधिक होने पर वायु श्वसन के लिए क्या है, अनुपयोगी हो जाती है। तो देखो, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्स मात्रा में 78%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 21% है, और अदर गैसेस जो हैं वो 0.07% है। ये फिक्स मात्रा में, अगर इनमें बड़ा उलटफेर होता है तब ये कंडीशन आती है, ठीक है। आगे समझो, हरे पादपों का मतलब है हरे पौधे। CO2 वायु में संतुलन बनाए रखते हैं। हरे पादप हैं वो CO2 का वायु में क्या बनाए रखते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। औद्योगिक कारखानों से निकलने वाली जो गैसें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, इसके बाद ओजोन है, इसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण वायु प्रदूषक होता है। तो ये तो हम वायु प्रदूषक होता है वो पढ़ रहे हैं, बाद में हम समझेंगे वायु प्रदूषण को किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने क्या समझा, देखिए वायु में ऑक्सीजन को छोड़कर किसी भी गैस की सांद्रता संतुलन अगर बिगड़ता है तो अनुपात उसका सांद्रता से, यानी संतुलित सांद्रता से अनुपात अगर अधिक हो जाता है तो भाई वायु श्वसन के लिए अनुपयोगी वो साबित होता है। हरे पादप मतलब हरे पौधे, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वायु में संतुलन बनाए रखते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ा है। औद्योगिक कारखानों से निकलने वाली गैसें जैसे SO2, Cl2, O3, CO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण वायु प्रदूषण होता है। आगे समझो, वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण स्वचालित वाहनों से निकलने वाले, जो हम वाहन चलाते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स हुआ, मोटर कार हुआ, 2 व्हीलर हुई, गाड़ी हुई, 4 व्हीलर हुई, ये जो भी हैं, आपने क्या समझा, स्वचालित, जो स्वयं अपने हाथों से चलाने वाला वाहन होगा वो निकलने वाले, इससे क्या निकलेंगे, कार्बन के कण निकलेंगे, अदग्ध हाइड्रोकार्बन तथा अन्य विषाक्त गैसें होती हैं, विषाक्त गैसें। आगे समझो, कोयले के जलाने पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होती है। SO2 जल से क्रिया करके, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। यह अम्ल जलवाष्प के साथ संघनित होकर अम्ल वर्षा करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए वायु प्रदूषण किस प्रकार से होता है वो हमने समझा। अब हम समझेंगे, देखिए वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय।
किस प्रकार से हम वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेटे वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस जो टॉपिक सही है आपका, इस टॉपिक्स की पीडीएफ है वो शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, थोड़ा सा वेट करें। चलते हैं बेटे आगे की ओर। बेटे अगला पॉइंट समझिए, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है वायु प्रदूषण की रोकथाम। किस प्रकार से हम वायु प्रदूषण को नियंत्रण कर सकते हैं, किस प्रकार से वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो समझिए फर्स्ट पॉइंट, भाई आवासीय स्थल सड़क से दूर होने चाहिए। जहाँ जिस स्थान पे हम रहते हैं, जो भी हमारा आवास है, उस जिस मकान में हम रहते हैं वो सड़क से कैसा होना चाहिए, सड़क से दूर होना चाहिए। आवास में प्रकाश तथा शुद्ध वायु, आवास के अंदर प्रकाश और शुद्ध वायु के आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए। आने जाने के लिए क्या चाहिए, आवास के अंदर प्रकाश एवं शुद्ध वायु। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, ईंट के भट्टे आदि शहर की आबादी से सुरक्षित दूरी पर होने चाहिए। जो आजकल भट्टे लगे होते हैं, ईंट थोपने के जो भट्टे लगे होते हैं जिसमें ईंट को पकाया जाता है, वो भट्टा शहर की आबादी से बिल्कुल दूर होने चाहिए। इससे क्या होगा, वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है भवनों के आसपास हरे वृक्ष लगाने चाहिए। जो भी इमारतें, जो भी भवन है, जो भी आवास है जहाँ पे अपने लोग रहते हैं, उन भवनों के आसपास आपको हरे वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे वायुमंडल में O2, वायुमंडल में क्या O2 यानी ऑक्सीजन का उचित सांद्रता जो है वो बनी रहे। इस प्रकार से भी वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वनों के काटने पर प्रतिबंध होना चाहिए। वन है जो वृक्ष हैं, सीधे सीधे बोलो वृक्ष को काटने पर प्रतिबंध लगाना होगा या प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसमें क्या होगा भाई, सामाजिक स्तर पर प्रदूषण की जो जानकारी है वो स्थानीय निवासियों को होनी चाहिए तथा प्रदूषण के नियंत्रण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो वनों का जब आप प्रतिबंध लगा दोगे काटने पर और वृक्षारोपण करोगे तो इससे भी प्रदूषण को रोका जा सकता है। अभी 2 पॉइंट और हैं, तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं 2 पॉइंट हमारे नेक्स्ट क्या हैं। पॉइंट समझिए, देखिए वायु प्रदूषण को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। तो देखो, पुराने वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पुराने वाहनों पर अगर चलाने पर आप प्रतिबंध लगाते हैं तो इससे भी वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है औद्योगिक संस्थान। देखो औद्योगिक जो संस्थान है, इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं, वो शहरी आबादी से सुरक्षित दूरी पर होने चाहिए। वो शहरी आवास है उसके पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि दूर होने चाहिए जंगल की तरफ। उसमें सभी प्रकार के जो प्रदूषक हैं उनको प्रदूषकों को निम्न स्तर तक लाने के लिए सभी आवश्यक उपकरण, जो भी आवश्यक उपकरण होते हैं वो और विधियों का उपयोग होना चाहिए। इससे वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। अब बेटे हम समझेंगे मृदा प्रदूषण और मृदा प्रदूषण को कंट्रोल करने के उपाय। चलते हैं बेटे आगे की ओर। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है मृदा प्रदूषण। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मृदा प्रदूषण किस प्रकार से होता है। इसके बाद हम समझेंगे मृदा प्रदूषण के, जब हम समझ लेंगे कि मृदा प्रदूषण है वो किस प्रकार से होता है, इसके बाद मृदा प्रदूषण को कंट्रोल करने के उपाय भी समझेंगे। तो समझिए मृदा प्रदूषण के बारे में। देखो विभिन्न प्रकार के जो कवकनाशी हैं, कवकनाशी और कीटनाशी, ये क्या होता है भाई, ये जल में घुलकर और मृदा में पहुंचकर सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। जो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। भाई जो कवकनाशी है, कीटनाशी है, जब आप अपने खेत में लगाते हो तो भाई ये जल के साथ क्या होते हैं, जल के साथ घुल जाते हैं। जब जल के साथ घुल जाते हैं तो मृदा का मतलब है मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं उन सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थों द्वारा अपघटन जो है वो रुक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है घरेलू अपमार्जकों से युक्त जल द्वारा, किसके द्वारा, जल द्वारा सिंचाई करने से मृदा प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक खाद के अधिक प्रयोग से भी मृदा प्रदूषित हो जाता है। अगर आप रासायनिक खाद का प्रयोग लगातार करते रहोगे और जैविक खाद का प्रयोग नहीं करोगे तो भी मिट्टी क्या है, मिट्टी में बेटा मृदा प्रदूषण हो जाएगा। ये तो था मृदा प्रदूषण के स्रोत, कैसे किस से मृदा प्रदूषण होता है। तो बेटे आगे हम समझेंगे कि जो मृदा प्रदूषण है उसको हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलते बेटे आगे की ओर। बेटे अगली हेडिंग समझिए, अगली हेडिंग है मृदा प्रदूषण के प्रभाव। सबसे पहले हम समझेंगे मृदा प्रदूषण के प्रभाव, उसके प्रभाव क्या हैं। नेक्स्ट समझेंगे हम नियंत्रण के उपाय, मृदा प्रदूषण को किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए इसके प्रभाव समझिए कि मृदा प्रदूषण जब हो जाएगा तो इससे प्रभाव क्या पड़ेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट, भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो भाई नष्ट हो जाएगी। भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाएगी जब मृदा प्रदूषण हो जाएगा। इससे सूखे तथा बाढ़ की संभावना भी बनी रहती है। इससे सूखा और बाढ़ की संभावनाएं भी बनी रहती है, किससे, मृदा प्रदूषण से। सेकंड पॉइंट है हानिकारक पदार्थ खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्यों में पहुंचकर हानि पहुंचाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या समझे, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं बेटे वो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्यों में पहुंचकर हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है पौधों की उत्पादकता को खूब प्रभावित करते हैं। अगर मृदा प्रदूषण हो जाएगा तो मृदा प्रदूषण होने पर
क्या हो गए इसके प्रभाव, इसका रिजल्ट क्या होगा कि भाई पौधों की जो उत्पादकता है उसको खूब प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण के उपाय, मृदा प्रदूषण को किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके उपाय क्या हैं। तो समझिए, देखो कृषि उत्पादन में शाकनाशी, कृषि उत्पादन में शाकनाशी, कवकनाशी और कीटनाशी, पीड़कनाशी आदि रसायनों के स्थानों पर, इन सबके हम स्थानों को, इन सबको चेंज करके इनकी सबकी जगह हमें क्या लगाना है। देखो जैव निम्नीकरण युक्तों का उपयोग करना है। जब हम शाकनाशी नहीं लगाएंगे, खरपतवारनाशी नहीं लगाएंगे, कीटनाशी नहीं लगाएंगे और पीड़कनाशी नहीं लगाएंगे, इन सबके स्थानों पर हमें क्या लगाना है, ये रासायनिक का है। इन रासायनिकों के स्थान पर हमें क्या लगाना है, रसायनों के स्थान पर क्या लगाना है बेटा, जैव निम्नीकरण युक्तों का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे भी हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर, जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके स्थान पे हमें क्या लगाना है बेटा, जैविक खादों का उपयोग करना है। इस प्रकार से हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो बेटे जो अगली हमारी हेडिंग आएगी वो आएगी ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रीन हाउस गैसेस पे आपसे टिप्पणी पूछ सकता है। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। अगला टॉपिक समझिए, अगला टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रीन हाउस गैसेस पर टिप्पणी पूछी जाती है तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ग्रीन हाउस गैसेस में आप समझिए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि, यह पृथ्वी से वापस जाने वाली, यह पृथ्वी से वापस जाने वाली जो ऊष्मा है उसको रोककर पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ा देती हैं। पृथ्वी का क्या करती हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये पृथ्वी से वापस जाने वाली जो ऊष्मा होती है उसको रोक कर ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। आगे समझिए, यह सूर्य के प्रकाश के लिए पारगम्य है, लेकिन इनके अणु पृथ्वी द्वारा विकिरित अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। यह अवशोषित ऊष्मा पृथ्वी की ओर ही विकृत होकर उसका औसत ताप बढ़ा देती हैं। ये सभी गैसेस हैं, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में ही इनका योगदान रहता है। ये जो पृथ्वी से वापस जाने वाली जो ऊष्मा होती है उसको रोकने का काम करती हैं और रोक कर ये पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देती हैं। देखो पौधों को उगाने वाली ग्रीन हाउस की तरह, पौधों को उगाने वाली ग्रीन हाउस की तरह प्रभाव दिखाने के कारण ही इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। अब देखो ग्रीन हाउस गैसेस की आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, ट्रिक के माध्यम से आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आराम से बन जाएगा और यहाँ से विकल्प भी पूछा जा सकता है। तो आपको ट्रिक ध्यान रखनी है बेटे, ओ मीना का जलवा, ओ मीना का जलवा, ये आपकी ट्रिक है। तो ओ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई ओजोन, ओ से ध्यान क्या रखना पड़ेगा, ओजोन। ओजोन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है O3। तो आपसे अणु सूत्र भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार देखो मी, तो मी से आपको ध्यान रखना है बेटे मीथेन, क्या ध्यान रखना है, मीथेन। मीथेन का अणु सूत्र होता है वो होता है CH4। इसके बाद ना, तो ना से आपको ध्यान रखना है बेटा नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है NO2। इसके बाद देखिए ओ मीना आपका कंप्लीट हो गया, का बचा, तो का से आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, अणु सूत्र क्या होता है CO2। इसके बाद CFC भी ध्यान रखना, CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो रेफ्रिजरेटर होता है घर पर जो अपना रेफ्रिजरेटर होता है जिसे बोलते हैं फ्रिज, फ्रिज में कौन सी गैस पाई जाती है, तो फ्रिज में पाई जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी कैसी हैं, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसके बाद देखिए का भी आपका कंप्लीट हुआ, अब बचा जलवा। तो जलवा से आपको ध्यान रखना है भाई जलवाष्प, क्या ध्यान रखना है, जलवाष्प। जलवाष्प का मतलब होता है वही H2O, ये जल है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पेपर में पूछ सकता है कि कोई भी एक गैस दे देगा और आपसे पूछेगा कि आप ये बताओ ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो आपको जब ट्रिक याद होगी ओ मीना का जलवा, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी विकल्प को टिक करने में। ओ से आपको ध्यान रखना है ओजोन, ओजोन का अणु सूत्र होता है O3। मी से आपको ध्यान रखना है मीथेन, मीथेन का अणु सूत्र होता है CH4। ना से ध्यान रखना है, देखिए ना है, ना से ध्यान रखना है नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी होता है NO2। इसके बाद का से दो ध्यान रखने हैं CO2 और CFC। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड,
और CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जलवा से जलवाष्प आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के ग्रीन हाउस गैसेस है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके जो PDF नोट्स है वो आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। तो बेटे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आगे बेटे हम समझेंगे चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन भी आपका अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। बेटे अगली जो हेडिंग है हमारी वो है चिपको आंदोलन। तो बेटे चिपको आंदोलन की डिटेल में आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो चिपको आंदोलन में क्या होता है बेटे, जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं, पेड़ पौधे, इन पेड़ पौधों को बचाने के लिए, इन पेड़ पौधों को बचाने के लिए, किससे बेटे, कटने से बचाने के लिए, कटने से रक्षा करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसे हमने नाम दिया चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है, वनों से संबंधित है। या आप लिख सकते हो यहाँ पे पेड़ पौधों की जगह वन लिख सकते हो, क्योंकि पेड़ पौधे से ही मिलकर क्या बनता है, वन बनता है। तो बेटा वनों को काटने से बचाने के लिए, काटने से बचाने के लिए या फिर काटने से रक्षा करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, इसी को हमने कहा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो देखिए उत्तराखंड के चमोली जिला, कौन सा, उत्तराखंड के चमोली जिला 1973 में इसकी शुरुआत हुई। ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लिया, इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आंदोलन हुआ। और ये देखिए एक नाम आता है उत्तराखंड के एक व्यक्ति का नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा। किसका नाम आता है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में भी अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो चला। इसमें क्या हुआ कि जो अब चिपको आंदोलन में क्या करा भाई, सरकार ने क्या काम करा, एक प्रकार से अनुमति दे दी वनों को काटने की, पेड़ पौधों को काटने की। जब पेड़ पौधों को काटने की अनुमति दे दी तो आपको पता है जब पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटे इसी को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक नेतृत्व, एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था चिपको आंदोलन। ये आंदोलन बेटे उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरुआत हुई। इसमें देखिए और भी है, एक गौरा देवी है, गौरा देवी का भी नाम आता है और सुंदरलाल बहुगुणा का भी नाम आता है। इन्हीं के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया। इसमें क्या होता था, जो महिलाएं होती थी वो महिलाएं जब भी कोई पेड़ों को काटने के लिए आता था तो उन पेड़ों से चिपक जाती थी। क्या करती थी बेटे, चिपक जाती थी। कहीं ना कहीं चंडी प्रसाद भट्ट का भी नाम आता है और गौरा देवी का भी नाम आता है। गौरा देवी के साथ साथ सुंदरलाल बहुगुणा का भी नाम आता है चिपको आंदोलन को लेकर। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था। इसमें क्या होता था कि कोई भी पेड़ पौधों को काटने आते थे, जो सरकार के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी पेड़ पौधों को काटने आते थे, तो जो महिलाएं होती थी, कौन बेटा, जो महिलाएं होती थी वो महिलाएं इन पेड़ पौधों से क्या होती थी, इस प्रकार से चिपक जाती थी, इन पेड़ पौधों से चिपक जाती थी। इसी प्रकार जब चिपक जाती थी तो चिपकने से ही संबंधित बन गया चिपको आंदोलन। यानी पेड़ पौधों से चिपको, और चिपको जब आप पेड़ पौधों से चिपक जाओगे तो पेड़ पौधों की रक्षा कर सकते हो, क्योंकि कोई भी काटेगा तो सबसे पहले आपके ऊपर प्रहार करेगा। जब वो आपके ऊपर प्रहार करेगा तो आपके बाद ही पेड़ पौधों पर प्रहार करेगा। तो इस प्रकार से हजारों की संख्या में महिलाओं ने भी अपनी जान गंवाई इस आंदोलन में। तो कहीं ना कहीं आंदोलन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो भाई उत्तराखंड है। उत्तराखंड के जो जिला है वो चमोली जिला है। सन 1973 की बात है। इसके नेतृत्व में नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का। इसके बाद चंडी देवी का आता है, चंडी प्रसाद भट्ट का, चंडी देवी का नहीं बेटा, चंडी प्रसाद भट्ट का, और गौरा देवी का भी नाम आता है। इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन करा जिसे हम चिपको आंदोलन कहा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, अपने शब्दों में, अपने सरल शब्दों में आपको लिख देना है कि भाई वनों को काटने से बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसे हमने चिपको आंदोलन नाम दिया। किसके नेतृत्व में चलाया गया, तो आपको पता है भाई सुंदरलाल बहुगुणा हैं, इनके नेतृत्व में चलाया गया। पेड़ पौधों से को बचाने के लिए महिलाएं क्या होती थी, जो महिलाएं थी वो पेड़ पौधों से चिपक जाती थी, इससे पेड़ पौधों की रक्षा हो सके। तो ये होता चिपको आंदोलन। अब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, चलते हैं आगे की ओर, समझेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर के। बेटे अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ। भोपाल गैस कांड कब हुआ ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 4 दिसंबर। कब हुआ बेटे, 4 दिसंबर को भोपाल गैस कांड हुआ। 4 दिसंबर सन 1984। आपको डेट भी ध्यान रखनी है, कब, 1984। किसके कारण हुआ, तो आपको पता है एक गैस है, गैस का नाम है MIC। क्या है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम है इसका, फुल फॉर्म है बेटा इसकी, मेथिल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट।
आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है बेटा? मेथिल आइसोसाइनाइड। साई नहीं, साय कर लो या बना लो, मेथिल साइनाइड ये है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, पूछ सकता है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ, तो आप क्या बताओगे? 4 दिसंबर 1984 हुआ। इसमें हुआ क्या था कि जो आपकी MIC है, MIC की फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस है, ये जहरीली गैस है। तो क्या हुआ, तो एक कंपनी थी, कंपनी में क्या हुआ, जो पाइप होते हैं उस पाइप से कहीं ना कहीं ये जो MIC गैस है ये लिंकेज हो गई। लिंकेज का मतलब लीक हो गई। जब ये लीक हो गई तो एटमॉस्फेयर में फैल गई। जब एटमॉस्फेयर में फैल गई तो ये गैस थी बहुत जहरीली थी। ये जहरीले होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होने लगी और दम घुटने के कारण बहुत से लोगों की वहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा बार आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आपको पता करना होगा भाई। पर्यावरण दिवस है, ये भी मेन है, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सर्वाधिक समस्याजनक जलीय खरपतवार नाशक है। दुनिया का सर्वाधिक समस्याजनक जलीय खरपतवार नाशक है, उसका आपको नाम बताना है। तो दुनिया का सर्वाधिक समस्याजनक जो जलीय खरपतवार है वो है बेटा आइकोनेरिया। क्या है बेटा? आइकोनेरिया ये है, ये नाम है बेटा, आइकोनेरिया। आइकोर्निया ये देखिए है दुनिया का सबसे समस्याजनक जलीय खरपतवार नाशक है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का कारण। भाई अम्ल वर्षा का क्या कारण है? बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन एग्जाम में। अम्ल वर्षा का क्या कारण है? देखो भाई, अम्ल वर्षा का कारण है NO2 प्लस SO2। ये 2 गैसें हैं। जो भी बारिश होती है, बारिश होने के साथ साथ आपने सुना होगा कि बहुत दिनों के बाद, यानी 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जो बारिश होती है, काफ़ी समय लेने के बाद बारिश होती है, तो जो धूल कण जो भी गैस होती है वातावरण में पहुंच जाती हैं। वो वातावरण में जो गैस होती हैं वो बेटे बारिश होने पर पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो उसमें होती है एक NO2 और दूसरी होती है SO2, नाइट्रस डाइऑक्साइड, और दूसरी होती है सल्फर डाइऑक्साइड। ये 2 गैसेस है। अब देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो ताजमहल है, आपने क्या नाम सुना? आपने सुना ताजमहल। ताजमहल का रंग जो पीला हो रहा है, पीला पड़ रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन रहा है, बार बार एग्जाम में बनता है कि ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, वो किसके कारण? तो आपको पता है भाई अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा के समय नाइट्रस ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये 2 गैसेस हैं। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसके कारण जो है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ताजमहल है। ताजमहल बना हुआ है संगमरमर का। तो जैसे ही संगमरमर पर ये पानी की बूंदें गिरती हैं, अम्ल वर्षा गिरती है, तो ये SO2 के कारण इसका रंग जो है ताजमहल का वो पीला पड़ रहा है। ये क्वेश्चन भी हो गए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। समझिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत नॉलेज इस क्वेश्चन से मिलेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के समताप मंडल परत में पाए जाने वाले ओजोन गैस का प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखो एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही मिल गया। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर है वो कहाँ पाई जाती है, तो आप बताओगे वायुमंडल के समताप मंडल है, उस समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा था? ये क्वेश्चन कह रहा था कि वायुमंडल की समताप मंडल में पाए जाने वाले ओजोन गैस का प्रमुख कार्य लिखिए। तो आपको पता है भाई, देखिए समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो समताप मंडल के अंदर, जो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं उसमें बहुत घातक की पराबैंगनी किरणें होती हैं। उन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है, क्योंकि बीच में आपको पता है वायुमंडल में समताप मंडल है और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। जैसे ही ये पराबैंगनी किरणें ओजोन परत से टकराती हैं तो ओजोन परत से टकराने के बाद तो पुनः वापस हो जाती हैं, ये पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। तो इसलिए देखिए ओजोन के लिए जो समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत को सुरक्षा का कवच भी कहा जाता है।
इसके बाद जो ओजोन परत है, ओजोन परत को किस में मापा जाता है, आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ओजोन परत को मापा जाता है डॉप्सन में। क्लियर। ओजोन परत है जो अंटार्कटिका, आपने देखा होगा कि उसकी जो ओजोन परत में क्या हो गया है, छिद्र हो गया है। तो बेटे इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें एक डिटेल से थोड़ा लॉन्ग टाइप से आपकी इस क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है देखिए इसमें कि भूमि जल स्तर गिरने के 2 कारण बताइए। भूमि जल स्तर गिरने के 2 कारण बताने हैं आपको। देखो पहला कारण है वर्षा का कम होना। वर्षा का कम होना भी भूमि जल स्तर गिरने का एक कारण है। दूसरा है भूमि में अत्यधिक जल का दोहन। तो भूमि के अंदर अत्यधिक जल का दोहन भी भूमि जल स्तर गिरने के का प्रमुख कारण है। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि भूमि जल स्तर गिरने के 2 कारण बताइए। तो पहला कारण हो गया वर्षा का कम होना, दूसरा कारण हो गया भूमि में अत्यधिक जल का दोहन। तो इस प्रकार से बेटे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।